गुड इवनिंग एवरीवन। चलो गुड इवनिंग। जो है हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो ये चैप्टर में क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू नो वेरी वेल, जहां हम अपने रिपब्लिक पॉलिटिकल लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। तो हमारी इंडिया कंट्री में कौन कौन सी चैलेंजेस है। चैलेंजेस मीन्स व्हाट, टेररिज्म को कैसे वैनिश करे, या फिर इनइक्वालिटी है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, नक्सलिज्म, करप्शन। तो ये सबको हम कैसे, इंडियन डेमोक्रेसी कैसे हैंडल कर रही है और उसके सॉल्यूशन क्या है, ये इसका चैप्टर है। ओके, so let us start with challenges faced by Indian democracy. अंतरा, चैतन्य, साजिया एंड शिवम, एक के बाद एक बताओ। अंतरा के हिस्ट्री में स्कूल में कितने चैप्टर हुए हैं? अंतरा, यस मिस। स्कूल में 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। चैतन्य तुम बताओ तब तक। चैतन्य मोरे। फर्स्ट 3। और पॉलिटिकल साइंस में? क्या मिस? पॉलिटिकल साइंस में मिस सुदीता पूछ रही है आप क्या बोल रहे हो, वो अभी आई तो उसे पता नहीं। उदिता वेट फॉर अ मिनट, मैं तुम्हें भी पूछूंगी। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में कितना हुआ है अंतरा? 2 मिनट्स मिस। चैतन्य मोरे, चैतन्य आर यू देयर? साजिया? यस मिस। हाँ, स्कूल में तुम्हारे हिस्ट्री में कितने चैप्टर हुए हैं? मिस हम लोग को पोर्शन पेपर दिया है, उसमें से बोलूं? नहीं, एक सेकेंड रुको अभी। साजिया तुम बताओ, स्कूल में कितने चैप्टर हुए हैं हिस्ट्री में? मास मीडिया एंड हिस्ट्री। सॉरी, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। टिल मास मीडिया एंड हिस्ट्री तक हो गया। यस मिस। एंड व्हाट अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी? पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेकंड चैप्टर इज डन। हाँ, एंड व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? क्लाइमेट इज डन। ओके, चैतन्य इट्स योर टर्न नाउ। चैतन्य, मिस मैं पोर्शन पेपर से बताऊं? तुम कहीं से भी बताओ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन स्कूल में जितने चैप्टर हुए हैं वो बताओ। In history, first 3. In civics, first 2. Political science, first 2. व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? Geography, I said ज्योग्राफी नहीं बताया? till climate all the chapters. ओके, शिवम, यस मिस। हाँ कितना चैप्टर हुआ स्कूल में हिस्ट्री में? मिस हिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ, बस फर्स्ट चैप्टर। खाली एक ही चैप्टर हुआ है स्कूल में? यस मिस, और पॉलिटिक्स में भी 2 हुआ है। और ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में मिस 3 चैप्टर हुए, स्टार्टिंग 2 है। अच्छा, उदिता?
उदिता, where are you Udita? Udita, can you hear me? चलो, let's start with challenges faced by Indian democracy. As we have said earlier, democracy is a continuous living process. Mere adoption of democracy does not bring democracy into a practice. Alert and conscious efforts are required to sustain a democracy. जो है वो डेमोक्रेसी के एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना. हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक रखने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस. अगर गवर्नमेंट अलर्ट नहीं रहेगी, कॉन्शियस नहीं रहेगी, तो डेमोक्रेसी कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं होगा. सो it is necessary to understand threat to democracy in time and deal with them in a democratic manner. In this chapter, we will focus on the challenges before democracy in India. But before, मिस, yes, मुझे आवाज आ रही है? हाँ. हिस्ट्री में कितने माइक अनम्यूट कर रहा था. हिस्ट्री में तुम्हें कितने चैप्टर कराए स्कूल में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पॉलिटिकल साइंस में भी थर्ड चल रहा है और ज्योग्राफी में भी थर्ड चल रहा है. मतलब 3 चैप्टर हुए तीनों में. ओके, सो let's have a look at challenges before democracy at a global level. ये जो हम challenges की, पहले ये चैप्टर है challenges faced by Indian democracy. लेकिन इंडिया के सामने कौन सी चैलेंजेस है, उसके पहले ग्लोबल लेवल पर कौन सी चैलेंजेस है जिसको पूरे वर्ल्ड को सॉल्व करना है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं. सो टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम टू बी अ डेमोक्रेटिक, बट इन रियलिटी very few nations in the world have a democracy that protect the right and freedom of people and give a priority to the welfare of the people. आज जो है नॉर्मली मेजोरिटी कंट्री जो है वर्ल्ड में वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. ईच एंड एवरी, मेजोरिटी नहीं, ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. लेकिन रियलिटी जो है वो है कि बहुत कम कंट्री ऐसी है जो अपनी डेमोक्रेसी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी जो अफगानिस्तान में हुआ या हम चाइना की बात करें, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट रियल सेंस में वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, बराबर है. तो एवरी 5 ईयर जब भी वहां इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो एक ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाइना की वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है. एक ही पॉलिटिकल पार्टीज की जो अलग अलग मेंबर है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वो सालों से आ रही है. तो वो रियल सेंस में पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बराबर है. तो रियल सेंस में बहुत कम कंट्री ऐसी है जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. वेरी फ्यू नेशन इन द वर्ल्ड हैव अ डेमोक्रेसी that protect the right and freedom of people and give priority to welfare of the people. डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन एम क्या है कि वो कंट्री के सिटीजन को राइट्स मिले, फ्रीडम मिले. जो रियल सेंस में बहुत कम पार्टी, बहुत कम नेशन ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. चाइना तो मैंने बोला कि किसी और को भी इलेक्शन कंटेस्ट का राइट नहीं है. चाइना में मीडिया को फ्रीडम नहीं है. अगर हम कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें, तो नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो वहां मास मीडिया को फ्रीडम नहीं मिलता है. चाइना में, कोरियन कंट्री में जो गवर्नमेंट चाहती है वही प्रेस में आता है, वही न्यूज़पेपर में न्यूज पब्लिश होती है. जबकि हमारी कंट्री में कैसा है कि मास मीडिया को भी फ्रीडम दिया गया है. आज कोई भी न्यूज वाले गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी अगर कुछ न्यूज देना होगा, अगर गवर्नमेंट हमारी बराबर से काम नहीं करती है, तो वो लोग भी मतलब फ्रीली वो न्यूज पब्लिश कर सकते हैं. तो हमारी कंट्री ये सब सेंस में, इन रियल सेंस, ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है. बहुत सारी कंट्री ऐसी है इंडिया और वर्ल्ड में वो जहाँ पे हर एक लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, हमारे कंट्री में वुमेन्स को भी वोटिंग करने का राइट है, वुमन हैव सो मेनी लिबर्टीज, कहीं पे भी एजुकेशन के लिए जा सकती है, कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकती है। लेकिन बहुत सारी इस्लामिक कंट्री भी ऐसी है जहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं है, बाहर वो काम करने के लिए नहीं जा सकती है। तो ये रियल सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो many democracies are facing the challenges of military takeover, और वो सेंस में क्या होता है, मिलिट्री वो कंट्री को टेक ओवर कर लेती है। Spread of democratic value at the global level and adoption of true democracy by all nations is a major challenge at global level. ग्लोबल लेवल पर मेन सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड अडॉप्शन ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी बाय ऑल नेशन। हर एक कंट्री को रियल सेंस में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हर एक कंट्री जो है वर्ल्ड की, वहां की गवर्नमेंट वो कंट्री के सिटीजन को ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट्स उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए, तभी तो कोई भी कंट्री रियल सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जा सकती है। नाउ सेकेंड ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस है, democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appear to be a deep rooted. Democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appear to be a deep rooted. In nation like India, democracy appear in the form of voting, election, governmental structure, judiciary, etc. However, this is only a political form of democracy. To become a way of life, democracy must be practiced in each and every aspect of social life. Several measures such as inclusion of all social component, autonomy to social institution, empowerment of citizen, protection of human values need to be adopted for a real cultivation of democracy. तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने, ऐसी कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी की वैल्यू ओरिजिन हुई थी, वो सब कंट्री को भी ना डेमोक्रेसी के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हर एक लोगों को वोटिंग का राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू मूव टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एजुकेशनल राइट। लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, शिवम, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, रियल सेंस में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, जो ईच एंड एवरी फील्ड में सिटीजन को राइट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, सोशल इंस्टीट्यूट का ऑटोनॉमी होना चाहिए, हर एक सिटीजन का एम्पावरमेंट मीन्स डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो ये रियल सेंस में जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाएगी। इन डेमोक्रेसी, टू गेट पावर, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, but do political party organize internal election?
it is necessary that political parties should hold election at an organizational level. Are such a election held? यहाँ और एक देखो क्वेश्चन दिया है, चाइना अडॉप्ट अ इकोनॉमिक रिफॉर्म and also become a member of World Trade Organization. But China continue to have one party system. Is China a democratic nation? मैंने आपको अभी बताया. ये जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, बट डू पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज अ इंटरनल इलेक्शन? लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इंटरनल इलेक्शन कर सकती है, और क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये नेसेसरी है कि वो इंटरनल इलेक्शन करें? वो इंटरनल इलेक्शन करने के बाद जिसको, जो पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट मिले वही फाइनल इलेक्शन कंटेस्ट करें? ऐसे कोई कंट्री में नहीं है, तो हमें कुछ इनोवेटिव्स भी करना चाहिए. दूसरा चाइना का दिया है कि चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्सेप्ट किया है. चाइना का भी खुद का एक हिस्ट्री है. एक ऐसा पीरियड आ गया था कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो फ्री ट्रेड फॉलो नहीं किया था. वंस अ चाइना इज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ज्यादातर गवर्नमेंट को फाइनेंस टैक्स कहाँ से आता था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में से. लेकिन चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, मतलब डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए. बहुत कुछ उन्होंने, चाइना ने खाली गवर्नमेंट के बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एंड ऑल दैट वो टोटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऐसे सब प्लान किए, तभी जाके चाइना इतनी डेवलप्ड हुई. लेकिन ये सब में क्या चाइनीज सिटीजन को जैसे हमें राइट्स मिलते वैसे उन लोगों को नहीं मिलता है? तो क्या रियल सेंस में, अभी मैंने वो भी बताया था कि चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये रियल सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं. एक ही पॉलिटिकल पार्टी और एक ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर एवरी 5 ईयर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और वही पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है वो चूज होके आएगा. तो ये कहाँ की रियल सेंस में? अगर किसी और को अपने इनोवेटिव आइडियाज बनाने हैं, किसी और को उसके सामने पॉलिटिकल पार्टी दूसरी बनानी है, तो नहीं बना सकता है. तो ये रियल सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. Another challenges before democratic nation is to ensure that democracy become deep rooted. Freedom, equality, another challenge before democratic nation is to ensure that democracy become deep rooted. Freedom, equality, fraternity and justice. Freedom, equality and justice, peace, development and humanism are the values that should be practiced at all levels of the society. The mass support for this purpose can be gathered only through the democratic means. तो दूसरी मेन चैलेंजेस क्या है कि ईच एंड एवरी सिटीजन को फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, कंट्री में पीस मेंटेन होना चाहिए. सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अभी हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी. हमारे इंडिया कंट्री में जो है वो कौन सी चैलेंजेस है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी इंडिया कंट्री को फेस करनी है? तो उसमें सबसे पहले है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म. टेररिज्म, जो आप सब लोग जो है वो टेररिस्ट या टेररिज्म, ये वर्ड से you all are very acquainted with word terrorism.
एंड कम्युनलिज्म मीन्स व्हाट, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इट इज नोन एज व्हाट, कम्युनलिज्म. So religious conflict and the resultant terrorism is one of the major challenges before the Indian democracy. Social stability get hampered due to the increased religious hostility. People's participation in democratic process reduced to a great extent due to the terrorism. टेररिज्म बहुत बढ़ गया है, इसीलिए क्या होता है, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि डर है उन लोगों को. अगर कोई टेररिस्ट आया, कुछ हो गया तो क्या करेंगे. दो मेन चीजें हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने. फर्स्ट इज अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकंड इज अ टेररिज्म. सोशल स्टेबिलिटी कंट्री में है ही नहीं अभी तो. फिलहाल भी कुछ डिकेड से, अगर मैं ऐसे कहूं कि लास्ट 10 to 21 और 2 डिकेड से ऐसा है कि हमारे कंट्री में सोशल स्टेबिलिटी आई है. अदरवाइज आप 90s का पीरियड देखोगे तो 90s के पीरियड में या 70s 80s के पीरियड में बहुत रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे. पंजाब, शायद आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में ही आप लोगों को जो 2nd 3rd चैप्टर जो है वो सब इसके बेस्ड पर ही था. तो पंजाब में एट द टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी बहुत सारे रायट्स हो गए थे. अभी 90s के पीरियड में भी देखे तो गुजरात में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में. उसके पहले हमारे मुंबई में भी जो थे 90s के पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट रायट्स हो गए थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में. तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है. सोशल स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी अगर हम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में ही बिजी रहेंगे तो. मतलब सोसाइटी में पीस तो मेंटेन ही नहीं होगा. हर एक जो इंडिविजुअल है वो डरेगा, है ना. मैं अभी कल जो 9th स्टैंडर्ड का लेक्चर ले रही थी, राइट, कल, तो वहां जो 9th स्टैंडर्ड का मैंने हिस्ट्री का चैप्टर लिया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें यही सब था. तो हमारे क्लास में 9th स्टैंडर्ड का जो एक स्टूडेंट है, तो ये मैं जब भी बात कर रही थी कि हमारे मुंबई में भी राइट्स हुए थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, एंड थैंक्स टू बाला साहेब ठाकरे की, उनकी वजह से मुंबई में आज हम हिंदूज और मुस्लिम जो है वो सेफ है. थैंक्स टू बाला साहेब ठाकरे की वो राइट्स जो थे वो जल्दी उन लोगों ने, बाला साहेब ठाकरे ने स्टेबल मतलब बंद करवा दिए. तो वहां पे 9th का हमारा एक स्टूडेंट है, उन्होंने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था ये राइट्स के टाइम का, कि उसकी जो दादी है, दादी के भाई को, मतलब ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दादी के भाई को ऐसा किसी ने मार दिया था, सीधा उसका गला ही काट दिया था. तो ये कितना खून खराबा होता है ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. तो आज कुछ 20 साल से हमारी कंट्री में ये सोशल स्टेबिलिटी आई है, लेकिन पहले ऐसा था कि हर एक स्टेट में ऐसे दंगे होते रहते थे. तो ये एक मेजर चैलेंजेस है. दूसरा मेजर चैलेंजेस है टेररिज्म, जो आज की तारीख में भी टू डेट हम फेस कर रहे हैं. अभी कुछ साल पहले ही हमारे ताजमहल पर और उसमें टेररिस्ट अटैक हुए थे. उसके पहले अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था लोकल ट्रेन पर. फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ताजमहल के बाहर, जो कोई टैक्सी खड़ी थी. दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था साउथ मुंबई के जवेरी बाजार में. तो ये कंटिन्यू, ये सब किसका काम है? टेररिज्म का, टेररिस्ट का काम है. तो दो मेन चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अंतरा, चैतन्य, साजिया, शिवम, उदिता? No, miss. No, miss, no doubt. No, miss, no doubts. साजिया? No, miss, no doubt. Now next is a left extremist नक्सलिज्म. नक्सलिज्म क्या है, किसी को पता है? ये लास्ट टाइम भी था 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को. एनीवन?
चैतन्य, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट नक्सलिज्म? शायद तुम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, नक्सलवादी, हिंदी में, पता है? अंतरा, चैतन्य? मिस वर्ड सुना है पर मीनिंग नहीं पता। अच्छा, शिवम तुम्हें यस मिस। नक्सलिज्म या नक्सलवादी, इसका मतलब समझ में आता है उदिता? टेररिस्ट। नहीं, टेररिस्ट बेटा अलग है। तो टेररिस्ट होता है तो वो उसमें ही आ जाता ना, टेररिस्ट के पैराग्राफ में ही। नो मिस, नहीं पता। नहीं पता है? शिवम तुम्हें पता है? नो मिस। नक्सलिज्म एक काइंड की मूवमेंट है जो फार्मर्स ने स्टार्ट की थी। किसके लिए? तो वहां पे जो थे ट्राइबल फार्मर्स थे, तो जमींदार उसको एक्सप्लॉइट करते थे, फार्मर्स की लैंड जो है वो कॉन्फिस्केटेड कर लेते थे एंड ऑल दैट। तो फार्मर्स लोगों ने ये मतलब जमींदार के अगेंस्ट में ये जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको जस्टिस मिले। लेकिन फिर जैसे, लेकिन वो जस्टिस मिले, लेकिन द वे ही चूज वो उनका गलत वे था। मतलब खुद को जस्टिस दिलाने के लिए वो दूसरे को कत्ल आम करते थे, जमींदार लोगों को मार देते थे, उनकी बेटियां मतलब डॉटर इन लॉ के जो मतलब गहने वगैरह लूट लेते थे, किडनैपिंग हो जाती थी, पॉलिटिकल लीडर का किडनैपिंग हो जाता था। तो खुद को जस्टिस मिले उस हिसाब से वो दूसरे लोगों के साथ अनजस्ट करते थे। द वे दे चूज वो वे गलत था उन लोगों का। लेकिन इनिशियली उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फार्मर्स जो है वो, उनको अपने राइट्स मिले। लैंडलॉर्ड जो था वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ये ना हो उसके लिए ये मूवमेंट चालू हुआ था। लेकिन बाद में तो क्या हुआ, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को राइट्स मिले वो साइड पे रह गया, और नक्सलिज्म जो था वो धीरे धीरे इतना टेररिज्म बन गया, टेररिज्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना वायलेंट मूवमेंट हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वो लोग नहीं मानते थे, पुलिस पर अटैक करने लगे थे, बहुत सारे इनोसेंट पीपल भी उसमें मारे जा सकते हैं। तो ये नक्सलिज्म जो है वो भी टू डेट आज की तारीख में भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। Naxalism is a major problem in India. Naxalism began as a movement to remove injustice against aggressive landless farmer and tribal people. But today, Naxalism has become a violent struggle. In a Naxalite movement, the importance of the problems of farmer and tribal people has reduced. Instant violent measure to oppose the government policy, attacking the police force and such other tactics are used by Naxali group. तो आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Began as a movement to remove injustice against aggressive landless farmer and tribal people. सबसे पहले किसने किया था? लैंडलेस फार्मर और ट्राइबल पीपल ने। लेकिन आज तो वो एक वायलेंट स्ट्रगल बन गया है। नक्सलिस्ट मूवमेंट, in the Naxalite movement, the importance of problem of farmer tribal has reduced, और उसकी बदले किसने ले लिए? वायलेंस में। Violent measure to oppose the government policy, attacking the police force, such other tactics are used for Naxalite group. नेक्स्ट जो है वो बिगेस्ट चैलेंज है करप्शन। वो शायद पता नहीं कभी भी खत्म होगा या नहीं होगा। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि करप्शन हमारे इंडिया कंट्री में ही बहुत है, किसी और कंट्री में करप्शन है ही नहीं। डू यू एग्री विथ माई दिस सेंटेंस? टर्न बाय टर्न मेरा क्वेश्चन है, या मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि बहुत सारे जन जो है वो ऐसे सोचते, सो मेनी पीपल थॉट्स कि करप्शन खाली हमारे इंडिया कंट्री में ही है। जस्ट अ मिनट।
So my question is, do you people agree कि करप्शन जो है वो खाली हमारे इंडिया में ही है, दूसरे और कोई कंट्री में नहीं है? अंतरा, चैतन्य, साजिया, No, miss, don't agree. व्हाट? हम टन बाय टन जाते हैं। अंतरा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सब जगह चलता है। सॉरी, It goes on everywhere. इट कॉज ऑन एवरीवेयर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंट्री में तुमने करप्शन देखा है? Maybe in my opinion, I feel like this. ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ चैतन्य? क्या मिस? तो क्या 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 मिस? मैंने पूछा तो तुम्हारा ध्यान किधर था? मैंने पूछा कि डू यू अग्री विथ माय सेंटेंस दैट करप्शन इट ओनली कॉज इन इंडिया? Corruption can only be happen in India. Do you agree with my sentence? Chaitanya? नो मिस। सब कंट्री में होता है? यस मिस। कुछ बता सकते हो मतलब इसके ऊपर? बताओ। साजिया? Yes, miss. करप्शन खाली हमारी इंडिया कंट्री में ही होता है। बहुत जन ऐसे कहते हैं इंडिया इज अ करप्ट कंट्री, इंडिया में बहुत करप्शन होता है, दूसरे कंट्री में तो करप्शन नहीं होता है। तो तुम ये स्टेटमेंट से अग्री हो? साजिया? Yes, miss. मैंने पूछा कुछ, तुमको आंसर करो बेटा। Yes, miss. यस मिस, मैं क्या समझू तुम्हारा आंसर? करप्शन खाली हमारी ही कंट्री में होता है। डू यू अग्री विथ माय स्टेटमेंट? Yes, miss. खाली हमारी ही कंट्री में होता है, दूसरी कोई कंट्री में नहीं होता है। एम आई राइट? Yes, miss. तो ऐसा नहीं है कि करप्शन जो है वो खाली हमारी कंट्री में होता है। करप्शन वर्ल्ड में सब जगह पर होता है, लेकिन हमारी कंट्री में जो करप्शन होता है ना, वो कॉमन पीपल तक जल्दी से सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में मास मीडिया को फ्रीडम दी जाती है। वेरेज कोई दूसरी कंट्री में अगर गवर्नमेंट में या पॉलिटिकल पार्टी में भी करप्शन होता ही होगा, लेकिन वहां की मीडिया को ये बात नहीं पता चलती है। तो कॉमन पीपल को ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि करप्शन वहां होता भी है कि नहीं होता है। एटलीस्ट हमारे कंट्री में करप्शन होता है। समझो कोई मिनिस्टर ने करप्ट किया है, करप्शन लिया है या ब्राइब दिया है या लिया है, तो तुरंत जो है वो हमें पता चल जाता है। तो एटलीस्ट ये तो हमें पता चलता है कि फला फला मिनिस्टर है या फला फला ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी करप्शन होता है। फॉरेन कंट्रीज में शायद होता भी होगा, हमारे जितना नहीं होता होगा, लेकिन वहां लोगों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि मीडिया तक ये बात ही नहीं पहुंचती है। So in India, the extent of corruption is said to be very high in the public sector. मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो करप्शन सबसे ज्यादा होता है। सब लोग बोलते हैं ना हमारे इंडिया में तो गवर्नमेंट है, 500 दे दो तो काम हो जाएगा। आप लोगों को शायद पहले जब भी whenever I was in college, तो एक सीरियल आया करती थी जिसका नाम था ऑफिस ऑफिस। उसका मेन कैरेक्टर जो था उसका नाम है पंकज कपूर। शायद आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा वो। और मेन कैरेक्टर जो था पंकज कपूर। नाउ हु वाज पंकज कपूर? तो शाहिद कपूर आप लोगों को पता होगा। पता है शाहिद कपूर? यस मिस। हाँ, शाहिद कपूर सबको पता है। तो शाहिद कपूर के
पापा जो है वो कौन है, पंकज कपूर। तो पंकज कपूर उसका मेन कैरेक्टर था और वो पूरे जो सीरियल था ना, मतलब कुछ ऐसे बनाया गया था, काइंड ऑफ अ कॉमेडी बेस, लेकिन वो हर एक एपिसोड में कुछ ऐसा ही था कि गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन के बिना क्या कुछ काम नहीं होता है। मतलब अगर इंसान समझो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आया तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में गया तो फाइल्स पर फाइल, फाइल पर फाइल एप्लीकेशन करते जाओ। पेंशन अप्रूव करना है तो एप्लीकेशन कराते जाओ, पैसे देते जाओ, ब्राइबिंग देते जाओ। तो हर एक एपिसोड में यही बताया गया है कि कैसे करप्शन जो है वो स्प्रेड हो गया है हमारे पब्लिक सेक्टर में इन ईच एंड एवरी फील्ड, और फिर उसको कैसे हमें वैनिश करना है। एंड में फिर ऐसा बताया जाता है कि पंकज कपूर जो वहां का जो मेन कैरेक्टर था ऑफिस का, वो किस तरह से ब्राइबिंग देने से मना ही करता है कि उसे कुछ भी हो जाए, ब्राइबिंग तो देना ही, भले वो गवर्नमेंट ऑफिस के हजारों चक्कर भी काटता है लेकिन वो ब्राइबिंग नहीं देता है, और एंड में विदाउट ब्राइबिंग वो अपना काम कैसे करवाता है। और इसके पूरे ऊपर ऑफिस के ऊपर वो पूरा एक मूवी बना था पंकज कपूर, मतलब जितने भी एपिसोड्स थे उसके ऊपर वो एक मूवी बना था। तो वो मूवी का समरी क्या था, ये करप्शन बात है इसके लिए ये उसके रिलेटेड है। तो वहां वो उसका समरी क्या था कि कुछ तो ऐसा गवर्नमेंट के बीएमसी वालों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि ऑफिस का ये जो मेन कैरेक्टर है पंकज कपूर, वो मर गया है, ऐसा सर्टिफिकेट बना था, डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऐसा दिखाया गया था कि ये जो पंकज कपूर है, मुझे उसका नाम, वो मूवी में उसका नाम क्या था वो मुझे पता नहीं है। तो ऐसा था कि वो एक रिटायर टीचर था या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में था, या कोई उसकी पेंशन जो थी वो नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो डेथ डिक्लेयर हो गया था। बीएमसी वालों के पास उसका कुछ डेथ सर्टिफिकेट था। तो अभी डेथ सर्टिफिकेट है, हमारा गवर्नमेंट का काम तो ऐसा है ना कि जिंदा इंसान सामने खड़ा है तो उसका वैल्यू नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो सर्टिफिकेट पर भरोसा है लेकिन वही इंसान जिंदा सामने खड़ा है तो उसका वैल्यू नहीं। तो डेथ सर्टिफिकेट उसके पास था गवर्नमेंट के पास कि ये इंसान तो मर गया है, तो अभी हम कैसे उसको पेंशन चालू करवाए। तो बहुत बार वो गवर्नमेंट पेंशन ऑफिस में जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर से कहता है कि मेरी पेंशन कभी चालू होगी, कभी चालू होगी। तो सब लोग उसको डेट पर डेट ही देते कि कल आओ, परसों आओ। फिर एक बार तो एक ऑफिसर ने ऐसे ही कहा कि आप, प्यून था, प्यून ने कहा कि आप कितने चक्कर लगाते हो चाचा जी, तो कुछ चाय पानी करा दो तो मैं आपकी पेंशन चालू करा देता हूँ। तो वो पंकज कपूर तो वो बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी था, ही डिनाइड कि नहीं, चाय पानी मतलब कि रिश्वत तो मैं नहीं दूंगा। मैंने पूरी साल, वो टीचर था स्कूल में और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था, तो वो कैसे रिश्वत दे। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। तो वो प्यून ने कहा कि ठीक है, तो धक्के खाते रहो, देखते हैं आपकी पेंशन कभी चालू होती है कि कभी चालू नहीं होती है, ऐसा कुछ था। तो उसको ना एक लड़का था अराउंड 25 या 20 टू 25 का। तो ही सेड कि छोड़ो पापा, ये सब जाने दो, आपकी पेंशन चालू कराने के लिए उसको कुछ हजार देने भी पड़े तो क्या बात है। लेकिन कुछ बात बनी नहीं, वो पंकज कपूर नहीं माना कि नहीं, मुझे तो बिना रिश्वत के ही मेरी ये पेंशन जो है वो चालू करानी है। तो ऐसे करके करके बहुत समय निकल गया, उसकी पेंशन चालू नहीं हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गई क्योंकि लड़की के पास कुछ काम नहीं था। तो यहाँ पे फिर कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने जो था, फिर बाद में वो बीएमसी वालों के जो पेंशन ऑफिसर ने कह दिया कि आपको पेंशन कैसे दे, आप तो मरे हुए हो, मतलब रिश्वत नहीं मिली जब भी पेंशन ऑफिस में से। तो बात एक पर्सनल लेवल तक आ गई, तो उन्होंने ये पंकज कपूर को डेथ डिक्लेयर कर कर फेक सर्टिफिकेट बनवा दिया कि ये इंसान तो मर गया है तो उसकी पेंशन अभी कैसे चालू होगी। और नॉमिनी में कोई और था भी नहीं कि मरने के बाद उसको पेंशन मिले, वाइफ तो उसकी पहले से मरी हुई दिखाई थी मूवी में। तो क्या करे, तो पंकज कपूर ने क्या किया, पूरे गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट में कोर्ट में
केस जो था, केस किया कि मेरी पेंशन मुझे नहीं मिल रही है, वो लोग मुझे डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट वाले ऑफिस वकील भी जो था वो गवर्नमेंट की फेवर, बीएमसी वालों का जो वकील लॉयर था वो भी बहुत पहुंचा हुआ था। तो बहुत कुछ उन्होंने प्रूफ ऐसे लाए कि चलो मैं मर ही गया हूँ, मतलब ये पंकज कपूर मर गया है तो वो जिंदा कैसे है, सर्टिफिकेट तो बताते हैं कि वो मर गया है, तो उसको पेंशन कैसे दी जाए। एंड तक वो बंदा लड़ा कि नहीं, बिना रिश्वत के मुझे पेंशन मेरी चाहिए। फिर एक दिन जो कोर्ट में उसका केस चल रहा था, वो कोर्ट का जो जज था वो उसका ही स्टूडेंट था। अभी वो पंकज कपूर जो था वो तो अपने स्टूडेंट को पहचाना नहीं, क्योंकि वो कितने सालों पहले की बात थी। तो वो जज बहुत अच्छा था, तो वो तुरंत ही पहचान गया कि ये तो मेरे सर है और वो मेरे मास्टर कैसे कभी तो कोई झूठ बोल रहे हैं। अभी वो जज था और उसने पंकज कपूर ने अपने सभी स्टूडेंट्स को ऑनेस्टी, लॉयलिटी, ये सब ह्यूमन वैल्यूज जो थी उन सब में इनबिल्ड करी थी। तो जज के सामने भी बहुत दिक्कत कि एक साइड उसका टीचर है जिसको जस्टिस दिलवाना है, दूसरे साइड जो पेपर है, सबूत है, प्रूफ है, वो बोल रहे हैं कि ये इंसान तो मर गया है, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। फिर फाइनल डिसीजन था वो रेड फोर्ट, मतलब दिल्ली में था ये केस, दिल्ली का सीन दिखाया गया था। तो रेड फोर्ट के मतलब रोड पर एक पब्लिक प्लेस पर ये फाइनल जो डेट का हियरिंग वहां पे बुलाया गया कि ये कोर्ट का जो केस है वो पब्लिक प्लेस पर हम उसका हियरिंग करेंगे, कोर्ट में नहीं। तो तब तक तो मीडिया वालों ने ये सब केस को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पब्लिसिटी भी करवाई थी। बहुत सारे लोग वो केस के हियरिंग के लिए वहां पे फिजिकली प्रेजेंट है ऐसा दिखाया गया था। और अंत में बाद में वहां पंकज कपूर जो है वो बहुत अच्छा कहते हैं कि इंसान तुम्हारा सामने खड़ा है, फिर भी आप लोग बोल रहे हो कि ये इंसान मरा हुआ है। अभी जब डेथ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट का डेथ सर्टिफिकेट मिल गया तो हम रेशन कार्ड में जाए या कहीं पे कुछ भी जाए तो भी हम मरे हुए ही डिक्लेयर माने जाते हैं। बाद में कुछ पंकज कपूर ने ऐसा किया कि ऑटोमेटिकली प्रूफ हो, हाँ बाद में क्या किया उसने, वो जज को या किसी पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो केस बन गया, केस बन गया तो उसको अरेस्ट करना। ऑन ड्यूटी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब पब्लिक ऑफिसर को आप ऑन ड्यूटी मार नहीं सकते हो, पुलिस हो या वकील, जज हो या लॉयर हो। तो उन्होंने कुछ ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल को या जज को या किसी को भी तो हाथापाई की, मारा जानबूझकर। तो इंस्पेक्टर ने कहा अरे पकड़ो, इसने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को अटैक किया है, उसको जेल हो जाएगी और मैं उसका क्या 5-6 साल की सजा सुना दूंगा एंड ब्ला 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 ऑल दैट। एट दैट टाइम पंकज कपूर से आप लोग मुझे नहीं पकड़ सकते हो। तो क्यों नहीं पकड़ सकते हो, तो तब तक वो नहीं बोला, बाद में उसने बोला, मतलब बहुत बार, क्यों नहीं पकड़ सकते हो, तुम जिंदा हो, तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस गवर्नमेंट ऑफिसर को मारा है, ये कैसे हो सकता है, जिंदा आदमी को तो पनिशमेंट मिलती ही है। तो एंड में कुछ ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट लॉयर था, जो बीएमसी ऑफिसर की साइड से डिफेंड कर रहा था, उन्होंने ही उनके मुंह से उसने बुलवाया कि तुम तो जिंदा हो, वो जज के सामने। दैट मीन्स कि वो फाइल वगैरह जो थी वो तो झूठ थी, और वही बात बस एंड में बोल गया कि नहीं तुम तो जिंदा हो। तो पंकज कपूर से कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरा तो डेथ सर्टिफिकेट निकला है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर से मुंह से निकल गया नहीं, वो तो डेथ सर्टिफिकेट झूठा था, हम लोगों ने बनवाया था। तो एंड में फिर वो एक कहता है कि गवर्नमेंट हमारी सिस्टम कैसी है कि जिंदा आदमी खड़ा है उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक पेपर का वैल्यू है। तो ये सब चीजें किसके लिए हुई, करप्शन के लिए। पंकज कपूर ने वो मूवी में ऐसे दिखाया है कि रिश्वत देने से मना कर दिया, तो ये सब हुआ उसके साथ। एंड में फिर जज ने जो हियरिंग जजमेंट दिया वो पंकज कपूर के फेवर में दिया, वो तो टू बी अंडरस्टूड था। इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि करप्शन की कौन सी हद तक जा सकता है। तो यहाँ जो है करप्शन को रोकना है तो दो ही चीज हो सकती है। यस चैतन्या,
दो ही चीजें हो सकती है। सबसे पहले हमें करप्शन, ब्राइबिंग देना ही नहीं है। अगर हम ब्राइबिंग देंगे तो कोई लेगा ना, रिश्वत देना ही नहीं है तो रिश्वत लेंगे कैसे? बिना रिश्वत से भी काम चल सकता है, भले ही लेट चले, लेकिन हमारी सिस्टम पहले से ही ऐसी हो गई है कि जिसके बिना काम चलता ही नहीं है। So government working in India, the extent of corruption is said to be very high in the public sector. Government's working capacity is reduced due to the corruption at political and administrative level. People develop distrust and dissatisfaction about the entire government system due to delay in government work, poor public service and public। यहाँ पे जब भी रिमेम्बर वन थिंग, जहीं पे भी आपको जो हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक सेक्टर ये वर्ड आए, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। So poor public service and facilities and different financial blunder, corruption in the electoral process, bogus voting, bribing the voters, adapting the voters and such other things reduce the people's confidence in the democratic process. तो करप्शन की वजह से क्या होता है, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से ट्रस्ट जो है वो नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक सर्विस प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो उसमें भी करप्शन आ गया है, इलेक्टोरल प्रोसेस में करप्शन, वोटिंग के लिए तो बोगस वोटिंग दिया जाता है, रिश्वत, वोटर्स के लिए ब्राइबिंग दी जाती है वोटर्स को, पॉलिटिकल लीडर पहले ऐसा सब होता था, अभी नहीं। पहले मैं 70s की बात करूं और 80s की बात करूं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो घर घर जाते थे और लोगों को 10,000 5,000 या कुछ गिफ्ट वगैरह देके टेम्पररी पीरियड के लिए उनको अपने साइड कर लेते थे। वोटिंग बैंक, उसको बोलते हैं वोटिंग बैंक। वोट मिल गया, तू कौन मैं कौन। अभी ऐसा नहीं होता है, और ये सब बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं होता है, छोटे से कस्बे गांव में ऐसा होता है। तो ये सब की वजह से लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है वो कॉन्फिडेंट उठ गया है। तो करप्शन इज ऑल्सो द मेजर चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर द डेमोक्रेसी इन इंडिया। Monopoly of just one family in politics reduce the democratic space. Common people cannot participate in the public sector. Politics में फैमिली मोनोपोली है वो नहीं होनी चाहिए। फैमिली मोनोपोली मतलब चलती आ रही है बाप दादा के जमाने से, मतलब हम बोले तो कांग्रेस पार्टी फैमिली मोनोपोलीज है। मतलब आज भी कांग्रेस का जो मेन प्रेसिडेंट है वो कौन है, पॉलिटिकल पार्टी का सोनिया गांधी। जवाहरलाल नेहरू से चालू किया था जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह। राजीव गांधी की डेथ के बाद कांग्रेस के ही आए, लेकिन और एंड में वापस मनमोहन सिंह, जो खाली सोनिया गांधी जी बोल रही थी वही कर रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मैं खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी जिसमें मोनोपोली है। बाप गया तो फिर उसका बेटा ही वो प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी का बनेगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कॉमन पीपल जो है वो कैसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी है, मतलब क्रिमिनल्स मतलब खून किए हुए, क्योंकि हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो कोई भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। Sometimes political party give candidate to people having a criminal background, facing criminal allegations and allegations of corruption. These increase the role of money and muscles power in politics. These may also lead to a violence during the election. तो बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है वो भी हमारे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट होते हैं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करते हैं, क्रिमिनल्स, बड़े बड़े बिल्डर्स एंड ऑल दैट। पैसे तो उन लोगों के पास ही ज्यादा रहते हैं, है ना।
तो ये जो है फिर क्या है, एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसने ये किया, उसने वो किया। अगर वो कोई भी क्रिमिनल्स ने कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट किया और बाद में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, तो कुछ भी क्रिमिनल को अपना कुछ भी काम करवाना होगा तो वो तो थ्रू इजीली करा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। नेक्स्ट इज अ सोशल चैलेंजेस। अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन अबाउट, Indian democracy face other social challenges. The problem like unemployment, unequal distribution of resource, increased gap between rich and poor, caste-based issue, ये भी सब है जो kind of a challenges ही है। तो ये तो था कि कितने कितने challenges है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। तो अभी क्या है कि what step should be taken to make Indian democracy successful? ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बने? तो मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी. In a democracy, political party getting majority of vote come to the power. Parliament takes all the decision by majority. Democracy aim at the welfare of majority of people. When the importance is given to majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in a minority. तो डेमोक्रेसी का मेन एम क्या होना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोगों का वेलफेयर, मतलब लोगों की हैप्पीनेस. When the importance is given to majority, it is possible that injustice may be done. अगर सब लोगों को इंपॉर्टेंस दिया तो मार्जिनल मतलब जो माइनॉरिटीज में आते हैं उसको इंपॉर्टेंट कैसे मिलेगा? दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, माइनॉरिटी शुड आल्सो बी इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. हमारे गवर्नमेंट में जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी के बेस चलता है, मतलब मेजॉरिटी विंस द रेस, है ना. लेकिन माइनॉरिटीज मतलब क्या कि ऐसे लोग जिसका पॉपुलेशन कम है उसको भी हर एक चीज में इक्वल पार्टिसिपेशन करने का चांस हमें देना चाहिए. इसीलिए ही हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी है माइनॉरिटीज के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. It is the duty of the government to take into consideration the interest of the minorities. गवर्नमेंट का मेन एम क्या होना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, माइनॉरिटीज की ग्रुप में है, उसका बेनिफिट भी वो देखे. इन शॉर्ट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट everyone's opinion should be considered important. Similarly, majority government should not be the government of majority community. All religious, linguistic, ethnic, caste group should get equal opportunity to participate in the decision making process. और हमारे गवर्नमेंट ऐसे होने चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट में irrespective of their caste, greed, sex, what and etc. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? So judiciary in India is seen to be making conscious efforts to make political process transparent. To prevent a criminalization of politics, judiciary has adopted measures like strict punishment to criminal and prohibiting criminal from participating in political process. हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है पावरफुल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट है. मतलब हमारा जो कंट्री में जुडिशरी सिस्टम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से टोटली डिफरेंट है. तो कुछ ऐसे मेजर लेने चाहिए कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्रिमिनल्स को क्राइम्स रोकने के लिए. टू मेक अ डेमोक्रेसी, आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में तो फिलहाल बहुत मतलब क्राइम्स वगैरह होते हैं. फॉरेन कंट्रीज में ना, दुबई और गल्फ की कुछ ऐसी कंट्री है, मैं खास कर दुबई की, यूनाइटेड एमिरेट्स की बात कर रही हूँ, वहां पे ना क्राइम बहुत कम होता है क्योंकि मामूली से मामूली चोरी के लिए भी वहां पे इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है ना कि नो वन कैन डेयर टू डू अ रॉन्ग थिंग. वहां जो है दुबई जो है वो
100% जो है वो डेजर्ट रीजन है, लेकिन फिर भी सबसे कम पानी कहाँ मिलता है? दुबई में, क्योंकि डेजर्ट है, बारिश तो होती ही नहीं है। फिर भी वहां के लोगों को पानी की एक बूंद के लिए भी रोना नहीं पड़ता। फ्री वाटर यूज है वहां पे, वो भी वहां के लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। दुबई जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन दुबई की पूरी गवर्नमेंट को जो है वो दुबई का प्रिंस एडमिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट है वहां पे, इलेक्शन होते हैं वहां पे, लेकिन उसकी पूरी दुबई कंट्री को वहां का जो प्रिंस है वो देखता है। और वहां पे जो टैक्स फ्री कंट्री है, लोगों को टैक्स नहीं पे करना है, जितनी इनकम है वो सब इनकम पब्लिक के पास ही रहती है। कुछ है वहां पे रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि दुबई में किसी बाहर वाले को सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है एंड ऑल दैट। परमानेंटली हम दुबई में, दुबई की सिटीजनशिप हमें नहीं मिल सकती, भले चाहे इंसान 50 सालों से भी क्यों ना हो रहे वहां पे। तो वहां पे जो गोल्ड की बहुत सारी शॉप्स रहती है या कितनी भी शॉप्स रहती है, दोपहर में सब बंद रहता है। खुली दुकान छोड़ के सब लोग रमजान के महीने में नमाज पढ़ने जाते हैं, चोरी नहीं होती है, एकदम फियरलेस है लोग, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ये कुछ होने ही नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे ही जुडिशरी सिस्टम है कि छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, तो कोई डेयर ही नहीं करेगा। टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, it is not just sufficient to make efforts at a level of government, administration and judiciary. Everyone at social and individual level should make conscious efforts toward it. सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, and many more projects are undertaken at the level of government and administration to increase political participation of women. Administration. Rita, mic off करो. To increase political participation of women, 50% seats are kept reserved in local self-government institution. वुमेन्स का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी है वुमेन्स के लिए, कि वो सीट्स पर खाली वुमेन्स ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। To make Indian democracy truly successful, it is essential to increase the participation of people at all levels. If such a participation increase, especially at a level of government, it will help in changing the public policy. Public policies are made through interaction with the people. Interaction with those who are not in power is also important for the success of the democracy. तो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन पब्लिक में बढ़े, मतलब गवर्नमेंट में बढ़े। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन क्या है, पॉलिटिकल पावर और लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में सक्सेस होगी। The value of equality, liberty, social justice, secularism should be respected and implemented. Even in our personal life, for the success of democracy, everyone should be kept in mind that we are responsible citizens of the nation. Get it? कुछ डाउट है ये चैप्टर में? उदिता? Yes, miss. You have any doubt? No, miss. Antra? Antra, do you have any doubt? No, miss. I was not able to unmute. No doubt. Okay. चलो, मेरी ज्योग्राफी प्रोजेक्ट का असाइनमेंट का क्या हुआ?
मिस मैंने सबमिट कर दिया। अंतरा, Yes, miss. ज्योग्राफी का असाइनमेंट का डेडलाइन जो था वो 13 अगस्त का था, तो असाइनमेंट अभी तक मिला नहीं है मुझे। Yes, ma'am. कभी भेजोगी? मिस डेडलाइन ओवर हो गई इसलिए। तो डेडलाइन ओवर हो गई है बेटा, तो डेडलाइन के पहले ही करना था ना। मैंने तो 2 दिन का डेडलाइन दिया था तुम्हें, Yes, ma'am. है ना। देखो तुम्हारा ज्योग्राफी का असाइनमेंट नहीं मिला है मुझे। ज्योग्राफी का असाइनमेंट का डेडलाइन था 13 अगस्त, नहीं मिला है। फिर मिस मराठी के टाइम मेरी एग्जाम चालू थी तभी मैं। मराठी का असाइनमेंट नहीं मिला है, किसी का मराठी का असाइनमेंट नहीं मिला है। तो ये पीछे के जितने भी असाइनमेंट है, मैं ना एक काम करती हूँ, वहां का जो डेडलाइन है ना वो निकाल देती हूँ, टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ। लेट सबमिशन आगा, लेकिन मुझे ये मेरा असाइनमेंट चाहिए। ओके मिस। उदिता, हाँ खाली उदिता ने जो है वो सबमिट किया हुआ है, यस मिस। बाकी किसी ने सबमिट नहीं किया है। तो ये कभी करोगी सबमिट? हाँ, अभी तो एग्जाम भी हो गया ना। यस मिस अभी करती हूँ, आप चालू करोगे तो ठीक आज है, सुन एज पॉसिबल। ओके। चलो, कुछ डाउट है? उदिता, डू you have any doubt? नो मिस, नो डाउट्स। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, ये पॉलिटिकल साइंस में ये सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट हमारा हो गया है? नहीं मिस, नहीं हुआ है ना? नहीं। ओके। और ये तो हुआ ही नहीं है। और हिस्ट्री में कितने चैप्टर हुए अंतरा हमारे? चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा हुआ है। हाँ मिस, हो गया वो। चैप्टर नंबर 4 हो गया ना हमारा। हाँ, पूरा हो गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मास मीडिया भी हो गया। यस। श्योर? मिस पढ़ाया तो था ना आपने। मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। हाँ, अब वो कंफ्यूजन है, स्कूल में पढ़ाया कि तुमने पढ़ाया कि मम्मी ने पढ़ाया, याद नहीं आ रहा। मास मीडिया एंड हिस्ट्री। अभी तो वो पढ़ा है ना आपने। अभी तो मैंने कराया वो पॉलिटिकल साइंस है। है? आज कराया वो तो पॉलिटिकल साइंस कराया ना मैंने। हाँ। हाँ, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ नहीं कराया। रेडियो टेलीविजन, भारत एक खोज, कराया है कि नहीं कराया है? नहीं कराया मिस। गुड। चलो, सो इट्स इनफ फॉर द डे। यस मिस। मेरा असाइनमेंट मुझे मिल जाना चाहिए। अंतरा, तुम्हें मीटिंग लेफ्ट नहीं करनी है, ओके? उदित, मीटिंग लेफ्ट ओके कर मिस। सकती हो। व्हाट? उदिता, तुम, यस मिस। हाँ तुम मीटिंग लेफ्ट कर सकती हो उदिता। ओके मिस। बाय। यस मैम। वेट अ मिनट।
अच्छा अंतरा, ये जो सब